Okay, welcome students. So today we are going to study this very important topic in physics, very important thing about light students, that is called refraction. Refraction. और please spelling पे ध्यान देंगे students. Refraction. This is not reflection. This is refraction. Reflection थोड़ी अलग चीज होती है, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स, और रिफ्रैक्शन अलग होता है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो, मैंने ये स्पेक्स पहन रखा है स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे लोग स्पेक्स पहनते होंगे और आप स्पेक्स का इंपॉर्टेंस जानते होंगे स्टूडेंट्स। बिना स्पेक्स के हम कुछ ढंग से देख नहीं सकते स्टूडेंट्स। फॉर अस हु वियर स्पेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्पेक्स है स्टूडेंट्स, उसमें रिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हो क्योंकि सामने एक कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे को मैं यहाँ पुल करूं तो आप देखो उसमें एक ग्लास टाइप की चीज लगी हुई है स्टूडेंट, उसको लेंस बोलते हैं। और वहां पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन का बहुत जगह पे बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा स्टूडेंट्स, आपको बड़ा मजा भी आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग पे थोड़ा रिकॉल करें कि एक होता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और एक होता है ओपेक सब्सटेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, आप समझते हैं। जैसे ग्लास लिया आपने, यहाँ पे आयरन का ब्लॉक लिया, तो लाइट जो है वो ग्लास से ट्रैवल कर सकती है स्टूडेंट्स, इस आयरन के ब्लॉक से ट्रैवल नहीं कर सकती स्टूडेंट्स। तो ये जो आयरन का ब्लॉक है वो ओपेक है और ये जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट्स। वैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं क्या, वाटर, एयर, केरोसिन, टर्पेंटाइन। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट जो है स्टूडेंट्स ट्रैवल कर सकती है। और स्टूडेंट दूसरी बात कि लाइट जब इन मीडियम से ट्रैवल करती है तो लाइट ट्रैवल्स इन बोले फिल इन द ब्लैंक्स, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स ओपेक मीडियम से तो लाइट ट्रैवल करती नहीं है, ट्रांसपेरेंट से ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करती है तो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। अब देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेट मी रिमूव ऑल दिस। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर दो मीडियम हो, तो सपोज करो यहां पर मीडियम है एयर, यहां पे मीडियम है जो है वो है वाटर ले लो, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे कोई लेक वगैरह कुछ होगा, यहां पे वाटर है, वो उसके ऊपर एयर है स्टूडेंट्स। अब दोनों के बीच में आप देखो जहां पर दोनों मीडियम मीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरफेस ऑफ मीडियम्स, मतलब जहां पे दोनों मीडियम जो है वो मीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप सपोज करो कि एक लाइट ऐसे आ रही है, लाइट की रे ऐसे आ रही है, ठीक है, हवा में आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। अब अगर नीचे वाटर नहीं होता तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती रहती, लेकिन अब वाटर है तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, ये लाइट रे से बेंड होके नीचे जाती है, आप समझ रहे हो बात। जब लाइट रे हवा में जा रही थी तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, लेकिन बीच में यहां पे दूसरा मीडियम आया इंटरफेस पे वो बेंड हो जाती है। जब पानी में इंटर कर रही है तो बेंड हो जाती है। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर पानी में कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अब यहां पर इंटरफेस आ गया ना, यहां पे दूसरा मीडियम आने वाला है, ठीक है, तो वो बेंड कर जाएगी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। इसको हम लिख भी सकते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपसे बार पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो क्या जवाब देंगे स्टूडेंट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another is called refraction of light students। सही ना, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बड़ा की टर्म है इस चैप्टर में एक्चुअली। तो उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा लाइट के स्पीड की। क्या होती है लाइट की स्पीड, कितनी होती है पता है आपको? देखो जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है। जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है, एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसकी स्पीड जो होती है इससे थोड़ी सी कम होती है, स्लाइटली लेस देन 3 × 10⁸, ठीक है। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी कम होती है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही ले लेते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको बताया जो लाइट है वो और भी मीडियम्स में ट्रैवल करती है, जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। तो इन सब में जब लाइट ट्रैवल करती है तो सब में अलग अलग स्पीड होती है, सब में डिफरेंट स्पीड्स होती हैं।
और इस सब में जो स्पीड होती है वो हमेशा लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब है कि लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। लेकिन लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं कि ये क्या चीज है। तो आप सपोज कोई मेरे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जनरली उसको सिंबल एन से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन वाटर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी इन वैक्यूम, ऊपर वैक्यूम आता है ध्यान रखें, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वैसे अगर हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप समझ होंगे। जैसे इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमने देखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है पता है आपको कितनी होती है? सोचें आप, इससे ज्यादा होगी या कम होगी? इससे ज्यादा होगी क्या कम होगी? बताएं। ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो ग्लास में जो स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, उसको कई बार ऐसे भी बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सही है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर है तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब दोनों ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना बोल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है, और आप बोल रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो भी सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन बताया आप मुझे। क्वेश्चन ये है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एयर का। तो देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सही बात है। तो अब देखो वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। एयर में स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जैसा कि लेकिन मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली हम उतनी ही ले लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना चाहिए, कई बार काम आता है। ये एक लिस्ट है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको दिखाया है। देखिए आप एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, ठीक है। 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, वो होनी भी चाहिए थी, क्योंकि यहां पे जो स्पीड हम लिखेंगे वो इस क्वांटिटी से थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो ये जो क्वांटिटी 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कहीं भी यूज आए तो आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। वैसे और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हम कुछ ऐसे टर्म्स का यूज करते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या मतलब होता है इसका? जैसे कि मान लो अल्कोहल और किरोसिन, अल्कोहल और किरोसिन इन दोनों को अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं और किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं। इन दोनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ऑब्वियसली किरोसिन का। तो हम बोलेंगे कि अगर हम अल्कोहल और किरोसिन की बात कर रहे हैं तो किरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, एंड अल्कोहल इज ऑप्टिकली रेयरर, रेयरर। तो आप समझ गए होंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वैसा होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जैसे कि आप बेंजीन ले लो, ठीक है, दूसरा आप डायमंड ले लो। तो आप देख सकते हो बेंजीन के लिए 1.5 है और डायमंड के लिए 2.4। तो ऑब्वियसली डायमंड जो है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर, डेंसर मीडियम, और जो बेंजीन है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम।
यहां पे एक चीज और भी आप देख सकते हैं, जैसे वाटर और किरोसिन को कंपेयर करें, ठीक है। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये किरोसिन का। तो दोनों में से कौन ऑप्टिकली डेंसर है? ऑब्वियसली जो किरोसिन है वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, ठीक है। किरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि किरोसिन की मास डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। मास डेंसिटी ऑफ किरोसिन इज लेसर देन वाटर। हालांकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मास वाली डेंसिटी भी किरोसिन की ज्यादा होगी, नहीं। इनफैक्ट वाटर और किरोसिन के इसमें तो उल्टा होता है, मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है, वाटर ज्यादा हेवियर होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो किरोसिन की ज्यादा होती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि जिस चीज की मास डेंसिटी ज्यादा होगी उस चीज की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, तो हमें बताना है कि उसमें लाइट की स्पीड क्या है। सी दिया हुआ है 3 × 10⁸, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। सी का मतलब क्या आपको पता है? सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार बोला जाएगा सी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात की जा रही है। एनीवेज, हमें तो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। सोचिए आप कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कार्बन डाइसल्फाइड में, उसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी, डिवाइड बाय वी लिख देता हूं। व्हाट इज वी? वी इज स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहां से v आ जाएगा हमारा c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63। इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1.84 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। Let's do this question from NCERT. You are given kerosene, turpentine and water. 3 substances की बात की जा रही है। In which of these does the light travel fastest? तीनों में से किस में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करती है? तीनों में से किस में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये बताना है। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल। इस टेबल को यूज करना है। देखो, किरोसिन, किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, पता है, तो और स्पीड के बारे में बताना है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको तो c/n, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन को देख के आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर n कम है, अगर n की वैल्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि n नीचे आ रहा है ना, तो n कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। हमें यही तो बताना है फास्टेस्ट किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। तो जिसमें n सबसे कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए किसमें n सबसे कम है? सबसे कम वाटर में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज n of water is least, speed of light in water is maximum, ठीक, समझ रहे हैं? तो यहां पे तो फास्टेस्ट बताना था। अगर बताना होता कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम है, किसमें मिनिमम है, तो क्या बोलते हैं? तो टर्पेंटाइन में मिनिमम होता, टर्पेंटाइन में मिनिमम होता। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है। तो इसकी सबसे ज्यादा है तो इसमें स्पीड मिनिमम होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफाइन किया, किसी मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात एक और तरीके से की जाती है। जैसे कि आप सपोज करो ये एक मीडियम 1 है
और ये मीडियम 2 है, मतलब ये कोई मीडियम हो सकता है, एयर या वाटर मान लो, ये मान लो हो सकता है ग्लास हो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाटर है और ये ग्लास है, ठीक है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो इस केस में हम इस तरह से बात करते हैं कुछ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, refractive index of medium 1 with respect to medium 2 equals to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1। आप समझ लो, पहले हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। उसमें हमेशा ही ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ वैक्यूम, और नीचे उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। और हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसमें हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो बाद में आ रहा है टर्म उसकी स्पीड ऊपर लिखते हैं, और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड नीचे लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका होता है म्यू ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हमने 1 लिखा बाद में 2, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन 2, देखें आप, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1। उसी तरह से आप सोचिए अगर हम ये टर्म डिफाइन करना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। पहले हमने डिफाइन किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, अब उल्टा कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ये कैसे डिफाइन करेगा, पहले तो हम लिखेंगे सिंबल को कुछ इसी तरह म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसमें लिखेंगे स्पीड, पहले किसकी स्पीड लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसकी स्पीड ऊपर, और जो पहले आ रहा है उसकी स्पीड 2 नीचे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टर्म होता है और ये जो टर्म होता है उसमें क्या रिलेशन है, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब मैं सकता हूं म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में अलग स्पीड होगी, वो भी आपको दी हुई है। हमें बताना है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, कैसे करेंगे, तो पहले आपको बताना है NGW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखेंगे हम वेलोसिटी ऑफ, किसकी वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है, मतलब वाटर, और ऑब्वियसली फिर नीचे होगी ग्लास की स्पीड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आप देखें वाटर की स्पीड है 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8, और ग्लास की स्पीड है 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल 9/8। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, स्पीड लिमिट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो कैसे लिखेंगे, तो स्पीड ऊपर किसकी लिखेंगे, ग्लास की, ठीक है, क्योंकि ग्लास बाद में आ रहा है, नीचे वाटर की। तो ग्लास की स्पीड हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और वाटर की 9/4 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 कैंसिल हो गया है, यहां से आ जाएगा हमारे पास 8/9, दैट इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका यूज कर लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताना है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये होगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.5, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3/2, दैट इज 2/3, दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स अब टाइम आ गया है कि हम देखें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो स्टूडेंट इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो किन लॉज को फॉलो करती है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे देखेंगे कि लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, तो वो कौन से लॉज को फॉलो करती है। दो लॉज को फॉलो करती है स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही यहां पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और वैसे ही दो लॉज होते हैं स्टूडेंट्स। पहला लॉ क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ। तो स्टूडेंट आप सपोज करो कि ये एक मीडियम है, ठीक है, यहां पर कोई दूसरा मीडियम होगा और नीचे इसके कोई दूसरा मीडियम होगा, तो ये इंटरफेस है ना। आप सोचो स्टूडेंट्स यहां से एक लाइट रे आई, वो बेंड होकर ऐसे नीचे गई, यहां पे आपने एक नॉर्मल बना लिया स्टूडेंट्स। इसको तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मल। सही बात है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स पहला लॉ बड़ा सिंपली यही बोलता है कि ये तीनों जो चीज हमने बात की, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों दे ऑल लाइन सेम प्लेन। मैं इसको लिख भी सकता हूं स्टूडेंट कि पहला लॉ जो है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। ऑल लाइन सेम प्लेन। एग्जाम में अगर आपको लिखना पड़े तो आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा इंसिडेंट लिखेंगे, पूरा रिफ्रैक्टेड रे लिखेंगे, और नॉर्मल तो मैंने पूरा लिखा ही है। स्टूडेंट्स इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, कि अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर ये डायग्राम देख रहे हो, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है, और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और फील देने की कोशिश करता हूं, आप इस पूरे प्लेन को रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो। अब भी आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, अब जैसे रिफ्रैक्टेड रे जो है उसको मैं प्लेन से बाहर निकालता हूं, निकाला मैंने बाहर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अब तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब इसको मैं वापस प्लेन में डालता हूं, अब देखो तीनों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। दिस इज व्हाट विल हैपन ऑल द टाइम, all the three will always lie in same plane students. I hope you get this. अब टाइम है स्टूडेंट्स सेकेंड लॉ देखने का। सेकेंड लॉ बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल है। यहां पर ये जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, एंगल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो सेकेंड लॉ है वो कुछ ऐसा बोलता है, आप इसको बोल लो मीडियम 1 और इसको बोल लो मीडियम 2, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऐसा बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sine of I will be equals to refractive index of medium 2 into sine of R students. स्टूडेंट्स आप इसको याद बहुत आसानी से रख सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस मीडियम का, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है इंटू साइन ऑफ द एंगल जो इस वाले मीडियम में बना है, वही एंगल लिया है जो इस मीडियम में बना है। फिर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दूसरे वाले मीडियम का है, और साइन उस एंगल का है जो इस मीडियम में बना है। समझ लो, इसको लोग कई बार अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बट आई विल रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप ऐसा लिखने का आदत डालें, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ये तीनों सेम ही है। और स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड लॉ है इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट जिन्होंने ये लॉ दिया था, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए इसका नाम स्नेल्स लॉ रखा गया है स्टूडेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्टूडेंट्स एक सिचुएशन लेते हैं, ये आप सपोज करो इंटरफेस है दो मीडियम का, ऊपर एक मीडियम है नीचे दूसरा मीडियम है। सपोज करो ऐसे ही कि ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो स्टूडेंट्स कौन सा रेयरर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम बताएं आप मुझे। तो क्लियरली ये जो है वो हमारा रेयरर मीडियम हो गया और ये जो है स्टूडेंट्स हमारा डेंसर मीडियम, ठीक। और सपोज करो यहां पर कि इस तरह से कोई
इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आती है। अब यहां पे सबसे पहले तो आप नॉर्मल बना लो स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल बना लिया हमने। अब देखो इस मीडियम में लाइट रे जब जाएगी तो इसको बेंड होना है स्टूडेंट्स, बेंड होना है, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ये कैसे बेंड होगी? देखो ये दो तरीके से बेंड हो सकती है, एक तो ये ऐसे जा सकती है या फिर ये ऐसे भी जा सकती है। क्या ये ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे भी जा सकती है? तो अगर ये ऐसे गई है तो ये नॉर्मल से हम बोलेंगे अवे हो गई है, राइट। अगर ये ऐसे जाती है तो हम बोलेंगे नॉर्मल से अवे हो गई, और अगर ये ऐसे जाती है तो हम बोलेंगे नॉर्मल के तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल के तरफ बेंड। समझ लो बात। तो कौन सा केस होगा यहां पे स्टूडेंट्स? यहां पर ये जो लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, तो यहां पे हम बोलेंगे कि बेंडिंग जो हुई है दैट इज टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट रे जो बेंड हुई है वो बेंड होके नॉर्मल की तरफ आई, ठीक है, ध्यान दें, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर एक और सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर से मेरा ये इंटरफेस है और एक लाइट रे ऐसे आई, और आप सपोज करो कि यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है। मतलब ये जो है स्टूडेंट्स वो डेंसर मीडियम हो गया आपका, और नीचे जो है वो रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये वाला जो सिचुएशन है ऊपर वाले सिचुएशन से अलग है। इसमें लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। इसमें लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मतलब उल्टा हो रहा है स्टूडेंट्स, अपोजिट हो रहा है, अपोजिट। यहां पर लाइट कैसे बेंड होगी? तो 1 सेकंड स्टूडेंट्स, पहले तो आप नॉर्मल बना लो। अब देखो लाइट क्या तो ऐसे बेंड होगी या तो ऐसे होगी। कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स? शायद आप गेस मार पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जैसा यहां पे हुआ था उसका उल्टा ही होना चाहिए ना स्टूडेंट्स वहां पे, राइट। तो वही होगा स्टूडेंट्स, यहां पे लाइट रे जो है इस तरीके से चली गई और हम बोलेंगे बेंडिंग कैसे हुई है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ध्यान देंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। नाउ ये दोनों डायग्राम जो मैंने यहां पे बनाए छोटे से, बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम रट लेना है स्टूडेंट्स। हमने बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, राइट, बेंड होती है। लेकिन कैसे बेंड होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है जैसा कि यहां पे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, एट एनी कॉस्ट यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस। आई होप यू गेट दिस। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। आप सपोज करो यहां पर लेक है या रिवर है, व्हाटएवर, तो नीचे पानी है स्टूडेंट्स, ऊपर एयर है, ठीक है। अब यहां पर एक लाइट रे ऐसे आई, एक तो नॉर्मल बना लिया मैंने यहां पे। अब ये लाइट रे कैसे बेंड होगी आपको मुझे बताना है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल के तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ये आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। बड़ा स्टूडेंट्स इजी है, यहां पे आप समझ ही रहे होंगे, ऊपर एयर है, ठीक है, और नीचे वाटर है। तो स्टूडेंट्स कौन सा रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है? आप समझ रहे हैं कि ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है और नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है स्टूडेंट्स, और लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड होती है स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहां पर भी होगा, ये जो लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। समझ में आई बात? वेरी इजी। वैसे इसका उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सपैंड कर दो इधर की तरफ, तो इधर भी पानी है, इधर वाटर है। अब लाइट जो है वो पानी में से ऊपर जा रही है, ऐसे पानी में से ऊपर जा रही है, ठीक है। नॉर्मल बना लो आप एक। अब बताओ ये लाइट रे कैसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी? तो स्टूडेंट्स आप समझ लो यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, डेंसर से रेयर की तरफ, तो लाइट कैसे बेंड होती है स्टूडेंट्स? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहां पर भी जो रे है वो कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? अब देखिए इस तरीके से, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप यू गेट दिस, ठीक है ना स्टूडेंट्स? समझ में आ रही है आपको बात? एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस थिंग इज वेरी इजी बट इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। जैसे आप यहां पे देखो एक ग्लास है स्टूडेंट्स और बाहर हवा है स्टूडेंट्स, एक लाइट रे इस तरह से आई। आप बताओ कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? तो पहले तो हम नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना लिया हमने। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हो कि यहां पर ये रेयर मीडियम है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो ज्यादा होता है, तो वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट ऐसे है ना, हवा में आई, ठीक है, और वो ग्लास में जा रही है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो कैसे बेंड होती है? कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये भी कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स?
एक और केस ऐसे ही कर लेते हैं, मान लो ग्लास को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, अब लाइट रे जो है ग्लास से ऐसे जा रही है ऊपर, ग्लास से ऊपर जा रही है, ये नॉर्मल। तो अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया, ये मेरा रेयरर मीडियम हो गया, लाइट कैसे जा रही है डेंसर टू रेयरर, और डेंसर से रेयर पे जाने पे लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दिस शुड बी वेरी वेरी। जैसे एक और इंटरेस्टिंग केस देखना बनता है यहां पे स्टूडेंट्स, यदि आप सपोज करो ये हमारा इंटरफेस हो गया, नीचे वाटर हो गया और ऊपर एयर हो गया, ठीक है। अब देखो एक लाइट रे ऐसे आई स्टूडेंट्स, सच दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा, सबसे पहले आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, यही इसके लॉन्ग ही नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहां पर ये लाइट रे कैसे बेंड होगी, टेल मी, कैसे लाइट रे बेंड होगी स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट बड़ा सिंपल है, मैं आपको निकाल के बताता हूं, कैलकुलेट करके बताता हूं कि ये लाइट रे कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहां पे सोचो स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, दोनों एक साथ साथ ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर जो है स्टूडेंट्स वो जीरो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है स्टूडेंट। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज करो इसको मैंने मीडियम 1 ले लिया और इसको मैंने मीडियम 2 ले लिया, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो आप, दैट इज n1 और साइन ऑफ आई, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां का जो एंगल है इक्वल्स टू होगा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ आर, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो n1 को तो आप ऐसे रहने दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा साइन 0, साइन 0 तो 0 हो जाएगा। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मैथ्स में पढ़ा है कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो यहां से आप देखो साइन r जो हो जाएगा दैट इज 0/n2, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से स्टूडेंट्स r कितना हो जाएगा, साइन r आपका आ गया 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल r स्टूडेंट्स? अगर किसी एंगल का साइन 0 है, अगर किसी एंगल का साइन 0 है स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में पढ़ा होगा कि वो एंगल भी जो है वो 0 ही होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 0 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल है स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसके लॉन्ग ही जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे भी उसके लॉन्ग ही जाएगी, तभी तो एंगल आर भी 0 होगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर लाइट रे जो है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलरली आती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, वो बेंड नहीं होती। समझ रहे हो? अगर लाइट रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर आती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है। ये चीज एकदम आपको रटी हुई होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हम इसको लिख भी सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज कम परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस नो बेंडिंग हैपेंस, राइट। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। देखो स्टूडेंट्स ग्लास स्लैब क्या होता है, आप देखो दिस इज अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और बड़ी सिंपल सी चीज होती है। इसकी बात हम बार बार करेंगे इस चैप्टर में। तो सपोज करो इस ग्लास स्लैब को मैंने यहां पे रखा, ठीक है, यहां पे एक ग्लास स्लैब है। अब देखो यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है स्टूडेंट जिससे बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सपोज करो कोई लाइट रे है, वो ऐसे ग्लास स्लैब पे आके इंसिडेंट होती है। तो अब देखो यहां पर जब वो ग्लास में इंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग स्टूडेंट्स। सो देखो सबसे पहले तो आप देखो कि बाहर हवा है, बाहर हवा है तो वो हमारा एक रेयरर मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा स्टूडेंट्स। और इधर भी ग्लास के इस साइड भी वही हवा है तो ये भी रेयरर मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। और ये जो ग्लास स्लैब है वो तो ऑब्वियसली ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्टूडेंट्स दैट इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, बिल्कुल याद होगा स्टूडेंट्स आप। तो वो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन आपको समझना जरूर। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट रे आई, यहां पे नॉर्मल बना लो, सबसे पहले आप नॉर्मल बना लिया आपको। अब ये कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, कैसे बेंड होगी आप बताएं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी और इस तरह से आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो वापस से रिफ्रैक्शन होगा, तो ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अब ये हवा में आने वाली है और फिर से इसका मीडियम क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, चेंज होने वाला है। अब ये कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, बताएं आप मुझे कैसे बेंड होने वाली है।
डेंसर से रेयर आ रही है, डेंसर से रेयर आ रही है, कैसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे, टुवर्ड्स या अवे, तब रटा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स, डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइट रे जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू ग्लास स्लैब, इधर से ऐसे लाइट रे आई, फिर ग्लास में अंदर गई टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते हुए, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते हुए बाहर निकली। अब यहां कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं स्टूडेंट जो हम देख लेंगे। यहां पर जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स उसको आई से डिनोट करते हैं, यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको ई से डिनोट करते हैं, और ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये इमर्जेंट रे कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इमर्जेंट रे, ये बाहर निकले ना, इमर्जेंट रे, इसीलिए एक्चुअली इस एंगल को ई बोला गया। और ये अंदर वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे दो और एंगल है, या अंदर दो एंगल बन रहे हैं, यहां पर, यहां नॉर्मल के साथ और यहां भी नॉर्मल के साथ, इसको जनरली R1 से डिनोट करते हैं और इसको R2 से। तो ये जो डिनोशंस है ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल I है, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो E है, E है, E दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात होती है स्टूडेंट्स कि R1 और R2 जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अंदर वाले दोनों जो एंगल है स्टूडेंट्स वो बराबर होते हैं, ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे दो तीन चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है वो दोनों एक्चुअली पैरेलल होते हैं एक दूसरे। अब देखो दोनों अलग अलग रे हैं, लाइट रे ऐसे आई फिर बेंड हुई फिर ऐसे गई, लेकिन दोनों रे जो होती हैं वो पैरेलल होती है। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है स्टूडेंट्स। मैं लिख सकता हूं इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ठीक है। ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास होती है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और स्टूडेंट्स दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? तो आप देखो ये जो इंसिडेंट रे आई है, अगर यहां पे कोई ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, वो इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती, सही है ना, डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअली लाइट तो इस तरह से निकली है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये जो डिस्टेंस आपको यहां पे दिख रही है, ये डॉटेड लाइन और इमर्जेंट रे के बीच में, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेज डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती है, लेकिन अब वो इस लाइन के लॉन्ग गई है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब वो निकलती है तो इंसिडेंट रे के पैरेलल रहती है, लेकिन लैटरली डिस्प्लेस हो गई होती है, लैटरली डिस्प्लेस हो गई होती है, ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी सकते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस between the original path of light and the emergent ray, right? दोनों के बीच का डिस्टेंस है, फाइन। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन थोड़ा सा ही पढ़ा है ऐसे तो हमने, लेकिन इतना काफी है कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखने के लिए। आगे और पढ़ेंगे तो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, बट कुछ तो देख सकते हैं यहां पे, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप एक्चुअली करके देख सकते हो। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्चुअली बहुत हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है, इसका इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंस भी था, उसकी बात में कभी आपको और बताऊंगा, बट अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो। तो स्टूडेंट सपोज करो आपके पास इस तरह से वाटर है, ठीक है, आप एक पेंसिल लो स्टूडेंट्स, या पेन भी ले सकते हो। अब देखो वो स्ट्रेट है, ठीक है। अब उसको वाटर में डिप करो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब उसको वाटर में डिप करोगे ना तो आपको वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, आप करके भी देख सकते हो, आपको थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। मैजिक स्टूडेंट, बाहर निकालो वापस सीधे, अंदर डालो वापस टेढ़ी दिखाई देगी। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप सोचो कि ये आपका इंटरफेस है, नीचे वाटर है स्टूडेंट्स, ऊपर एयर है, और यहां पर ये आपकी पेंसिल ऐसे डिप कर रखी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि ये जो ऊपर है वो कैसा मीडियम है, रेयर है या डेंसर स्टूडेंट्स? वो रेयर मीडियम है आपका। और नीचे जो है वो कैसा मीडियम है स्टूडेंट्स? डेंसर है, वो नीचे डेंसर मीडियम है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर को आप थोड़ा रिकॉल करें।
वहां पे इमेज कैसे बनती है वो मैंने आपको समझाया था रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर। थोड़ा सा उसी टाइप की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे, और आई एम श्योर कि वो चैप्टर कुछ दिन पहले ही पढ़ने के कारण आपको अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, एनीवे आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट ए। ठीक है, जो पेंसिल की एंड है ये पॉइंट ए बोलते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। अब देखो यहां से एक लाइट रे आप इमेजिन करो जो इधर गई, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बेंड होगी, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो बेंड होगी। ठीक है, कैसे बेंड होगी? सबसे पहले आप नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना लिया आपने ऐसे छोटा सा। अब ये कैसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी? स्टूडेंट्स रे जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो कैसे बेंड होती है? कैसे होती है आप बताएं। अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे बेंड होती है। तो ये लाइट रे ऐसे गई और ऐसे बेंड होती है। ठीक है, फाइन। अच्छा, एक और लाइट रे लेते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था कि इमेज बनाने के लिए दो रे लेनी होती है स्टूडेंट्स, वैसा ही कुछ यहाँ पर, वैसा ही कुछ एक और रे लेंगे। तो यहां से एक और रे मैंने ऐसे कंसीडर की, उसका भी रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल बनाया, वो भी कैसे बेंड होगी? वो भी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, और आपकी आंखों में दोनों रेज जा रही है, आप यहां से देख रहे हो, प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से आदमी देख रहा है, थोड़ा बताना मेरे लिए मुश्किल है, बट यहां से आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपके आंखों में ये दोनों रेज जाएंगी, तो आपको क्या लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है? क्या लगेगा आपके आंख को? क्या लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है स्टूडेंट्स? आपके आंख को लगेगा कि ये रेज जो है वो यहां कहीं से आ रही है, यहां कहीं से आ रही है, ये यहां से आ रही है, ए डैश ए डैश ए डैश, क्योंकि आप इन दोनों रेज को पीछे एक्सटेंड करोगे तो वही मीट कर रही है ना वो, समझ रहे हो? तो यहां से अगर आप देख रहे हो या कोई भी आदमी देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये दोनों रेज यहां से आ रही है, ए डैश से, तो उसको लगेगा कि ये जो पॉइंट है पेंसिल का वो यहां पर है। ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम रिफ्लेक्शन में देख चुके हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये ऊपर दिखाई दिया आदमी को। कैसे ऊपर दिखाई दिया आपको समझ में आई बात? वैसे सारे पॉइंट जो है थोड़े थोड़े ऊपर दिखाई देंगे, और ये जो पार्ट है पानी के अंदर वो एक्चुअली इस लाइन के लॉन्ग दिखाई देगी। गॉट इट। इसलिए आदमी को ऐसा लगेगा, यहां से आदमी को ऐसा लगेगा कि जो पेंसिल है वो बेंड है, बाहर वाली तो एज इट इज दिखाई देगी और अंदर वाली यहां पे नहीं बल्कि यहां दिखाई दे रही है। तो आदमी को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स कि वो बेंड है। एक्चुअली वो बेंड नहीं हुई है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो टेढ़ी है। सो आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना जो है वो यहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स। इस टाइप के और भी फिनोमेना मैं आपको बता सकता हूं। सो दूसरा एप्लीकेशन स्टूडेंट्स वो भी ऐसे मिलता जुलता ही है। ऑब्जेक्ट्स सीम टू बी एट लेसर डेप्थ इन वाटर। जिसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि सपोज करो यहां पे वाटर है, जैसे कि स्विमिंग पूल हो सकता है, ठीक है, या कोई बकेट हो सकता है, वहां पे वाटर है, और स्टूडेंट सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, मे बी स्मॉल फिश। खैर स्विमिंग पूल में फिश नहीं होती है, बट एनीवेज सपोज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज देयर, ठीक है, फिश ही मान लो उसको। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ऊपर से उसको देख रहे होगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि वो उतनी डेप्थ पे है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो उतनी ज्यादा डेप्थ पे है, आपको थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई देगा, आपको लगेगा कि उसकी डेप्थ कम है। एक्चुअली जो फिश है वो इतनी डेप्थ पे नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, यहां से यहां नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल वही फंडा है जो हमने देखा था। आप देखो यहां से लाइट रे आप कंसीडर करो, ये लाइट रे जो है ऐसे गई, यहां पे ऐसे एक लाइट रे आई, यहां पे नॉर्मल बनाओ, अब ये लाइट का यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। कैसे रिफ्रैक्शन होगा? देखो तो बताएं ये लाइट रे कैसे बेंड होगी? जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो कैसे बेंड होती है स्टूडेंट्स? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे एक और रे लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने एक और रे ली, ठीक है, यहां नॉर्मल बनाया, ये भी कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? ये भी डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अब सपोज करो यहां से आप देख रहे हो, यहां से कोई आदमी देख रहा है, तो उस आदमी को क्या लगेगा ये दोनों रेज कहां से आ रही है स्टूडेंट्स? कहां से आ रही है? तो बेसिकली आप चाहो तो इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर रहे हो तो यहां कहीं मीट कर रही है, यहां कहीं मीट कर रही है, तो जो आदमी है उसको लगेगा कि वो दो रेज जो है वहां से आ रही है, तो उसको लगेगा कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट वहां पर है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट वहां पे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली तो ज्यादा डेप्थ पे है, लेकिन आदमी को ऐसा लग रहा है कि वो कम डेप्थ पे है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता कि अगर आप स्विमिंग पूल में किसी चीज को देखोगे तो आपको एक्चुअली वो कम डेप्थ पे दिखाई देती है, कम डेप्थ पे।
तो बच्चों एक और ऐसा इफेक्ट मैं आपको बताता हूं, इफेक्ट नंबर 3। जैसे स्टूडेंट्स देखो कि ये एक पेपर है, उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक ग्लास स्लैब लिया स्टूडेंट्स, और इस ग्लास स्लैब को आप धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करके लेटर्स के ऊपर टिका। तो कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? तो जो लेटर्स ग्लास स्लैब के पीछे है ना, वो थोड़ा आगे दिखाई देंगे, आगे आपकी तरफ, वो थोड़ा आगे दिखाई देंगे, आपको लगेगा कि वो पास आ गए, पास आ गए, जबकि बाकी लेटर जो है वो वैसे ही दिखाई देंगे आपको, लेकिन ग्लास स्लैब जहां पे रख दिया वहां के लेटर्स थोड़ा पास आ गए, आपको ऐसा लगेगा। तो यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट है वो वही है स्टूडेंट्स, जो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डेप्थ जो है वो कम हो गई थी पानी में, वैसा ही कुछ यहां पे हो रहा है, यहाँ पानी की जगह पे ग्लास है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि तीसरा इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, कि लेटर्स अंडर अ ग्लास स्लैब अपीयर टू बी रीच्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है। तो चलो स्टूडेंट्स, कई सारे मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताया रिफ्रैक्शन के, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया स्टूडेंट्स।